यस बैंक। सर यस बैंक रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट्स पढ़ के गोयला की आंखें लाल हो गई हैं। अब क्या अच्छे वजह से या खराब वजह से वो तो चलो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, बट यस बैंक ये वो स्टॉक है जो लोगों के बीच में इतना पॉपुलर है। इट इज द सेकंड मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक इन आवर एक्सचेंज। उसके बाद मैं बात करूं 52 वीक हाई गया था, उसके बाद 18% लो हो गया। नए क्वार्टर रिजल्ट्स आ गए, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है रिजल्ट्स को, कोई ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है, कोई ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखा रहा है, कोई बहुत ही खराब पिक्चर दिखा रहा है। आज गोला क्या करेगा, आपको एक रॉ डेटा आपके सामने रख देगा, उसके बाद मैं बात करूंगा अपने ओपिनियन के बारे में। रॉ डेटा पहले क्यों, सो दैट आप अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद बना पाओ और खुद डिसीजन ले पाओ टू बाय, सेल या फिर होल्ड। तो शुरू करते हैं। अब यस बैंक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्या क्या बैंकिंग में है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, रिटेल बैंकिंग हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, एमएसएमई बैंकिंग हो, हम सबको पता है। तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली उतर रहा हूं क्वार्टरली रिजल्ट्स में। पहला पॉइंट, राइज इन प्रॉफिटेबिलिटी। अब न्यूज में आप पढ़ोगे बहुत लोग इस पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और यस बैंक को लेके बहुत ज्यादा खुश हैं। वो पॉइंट ये है कि सर यस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। जो अच्छे नतीजे आपको दिख रहे हैं हेडलाइन नंबर से कुछ नहीं होता, अंदर जाके घुस घुस के देखना पड़ता है, और घुस के देखेंगे तो पूरे वन ऑफ आए हैं, वन ऑफ की वजह से रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है। जो कुछ प्रॉफिट बढ़कर आया, प्रोविजनिंग कम हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई शो यू द क्वार्टर रिजल्ट्स। एज यू कैन सी Q4 FY24 में जो उनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, इनके नेट प्रॉफिट है 452 करोड़। Q4 FY23 मतलब मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहा हूं, आप देखोगे नेट प्रॉफिट है 202 करोड़, मतलब 123% का जंप है, विच इज एक्सीलेंट। बट इसमें थोड़ा सा कैच है। सबसे पहला कैच है कि जो प्रॉफिट इतना बढ़ा है ना, इसमें इंटरेस्ट इनकम ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि ऑन अ रेगुलर बेसिस इस लेवल की ग्रोथ हमें मिलती रहेगी। एंड दूसरी चीज ये है कि प्रॉफिट इसलिए भी बढ़ा है बिकॉज एज यू विल सी, और जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इस बैंक ने अपने प्रोविजंस कम कर दिए। बहुत बार बैंक्स क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे रिसेंटली व्हेन वी कवर्ड HDFC, व्हेन वी कवर्ड IDFC, उसमें उन बैंक्स ने क्या कर रखा है, वो बैंक्स अपने प्रोविजंस बढ़ा रहे हैं सो दैट कोई NPAs हो गए तो उसके लिए बैंक के पास सेफ्टी नेट हो। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑफ कोर्स इट्स मच बेटर अगर बैंक के पास प्रोविजन हो तो, बट बहुत बार इन्वेस्टर इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ना वो इरिटेट हो जाते हैं। जो HDFC और IDFC दोनों के साथ हो रहा है कि बैंक इतने प्रोविजन से रुक रहा है, व्हाई आर दे गोइंग फॉर ड्रास्टिक ग्रोथ। बट यस बैंक के केस में देखिए सर, इन्होंने प्रोविजंस कम किए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है, तभी भी इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें इन्वेस्टर्स को इशू ये है कि यार ये बैंक ऑलरेडी रिस्क में है, तुम इसमें और रिस्क ले रहे हो, तुम्हें तो इसमें और सेफ खेलना चाहिए। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरा काम क्या है, आपको फैक्ट्स बताना। आपका काम है टू डिसाइड आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो कि इज दिस गुड फॉर बैंक, बैड फॉर बैंक, और नीचे ये कमेंट करके अभी जरूर बताना कि प्रोविजंस आपके हिसाब से एक बैंक में होना अच्छा है, खराब है। इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी फॉर अ बैंक क्या होता है कि जिनको लोन दिए हैं वही तो एसेट्स है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो पैसा टाइम पे लौटा रहे हैं, क्या जो एलिजिबल लोग हैं जो इनकी पैसे वापस करने की हैसियत है, क्या उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को पैसा दिया गया, वो पता करते हैं। दैट इज द एसेट क्वालिटी। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2.2% था ग्रॉस एनपीए, अब घटकर 1.7% हो गया है। यानी एनपीए में, ग्रॉस एनपीए में कटौती देखने को मिली है, जो कि एक अच्छे संकेत होते हैं बैंकिंग रिजल्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो। एंड द बेस्ट मेट्रिक टू नो दिस इज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। जितना ग्रॉस एनपीए कम है, जितना नेट एनपीए कम है, उतनी एसेट क्वालिटी बेटर है। सिंपल। एज यू कैन सी हियर, यस बैंक में सबसे बड़ा क्वेश्चन ही एसेट क्वालिटी का था स्टार्टिंग से। दैट इज व्हाई यस बैंक रीच्ड दिस सिचुएशन जिसमें है। अब इनकी दिसंबर 2023 को ऐसे इनका ग्रॉस एनपीए वाज 2%, व्हिच इज एक्सट्रीमली हाई। अब होके हो गया है 1.7%। कंपेयरिंग टू अदर बैंकिंग इंडस्ट्रीज ये ज्यादा है अनडाउटेडली, बट यस बैंक के हिसाब से देखोगे तो यस देयर इज अ ग्रोथ हियर, यहाँ पे ग्रोथ हुई है विच इज गुड। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेट एनपीए की। 31 दिसंबर 2023 को था 0.9%, अब हो गया है 0.6%। सो दिस इज ऑल्सो रिड्यूस एंड नेट एनपीए काफी अच्छी सिचुएशन में आ गया है। सो अगर आप सोचो ना कि इस बैंक ने प्रोविजन ही रखे एंड इफ यू थिंक इट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू, तो वन थिंग यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि बैंक की एसेट क्वालिटी काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गई है। तो हो सकता है ये बैंक की स्ट्रैटेजी हो टू रिड्यूस द प्रोविजन, बिकॉज बैंक के मैनेजमेंट को लग रहा है इतनी प्रोविजन रखने का फायदा है ही नहीं, एंड रादर दे वुड वांट टू गिव ग्रोथ टू अस इन्वेस्टर्स। टोटल डिपॉजिट्स, अब फॉर एनी बैंक डिपॉजिट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जितने ज्यादा डिपॉजिट होंगे, बैंक की उंगलियां उतनी घी में है। बैंक कैन लैंड मोर, बैंक कैन टेक रिस्क मोर, बैंक कैन रन टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी मोर, राइट। एंड यस बैंक जैसे बैंक को जो इतने प्रॉब्लम फंसा हुआ था, उसको तो जितने ज्यादा डिपॉजिट्स मिले उतने कम है, राइट। अब इनके डिपॉजिट देखते हैं रियलिटी में कितने हैं। एज ऑफ नाउ दे हैव अ डिपॉजिट काउंट
of 2,66,372 crores. अब इज इट गुड और बैड हम ऐसे जज नहीं कर पाएंगे. हम जज कैसे करेंगे कि कितनी जल्दी ये ग्रो हुआ है. तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो दिस अमाउंट हैज ग्रोन बाय 22.5%. इट इज एक्सीलेंट. और यही चीज आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो 10.1% की ग्रोथ है. जब हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं, डिपॉजिट्स भी अब बहुत टाइप के होते हैं. ठीक है, एक तो चलो आपका बेसिक तो हो गया कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, राइट. फिर आपका एफडी डिपॉजिट्स हो गए, आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, आपके गवर्नमेंट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के डिपॉजिट हो जाते हैं. बहुत टाइप के डिपॉजिट्स एक बैंक लेता है, बहुत टाइप के. ठीक है, तो अगर मैं येस बैंक के सारे टाइप के डिपॉजिट्स लूं, देयर कासा ऑन मार्च 2024 इज at 30.9%, which definitely needs to improve. Overall deposits में CASA should definitely be higher, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है. Specifically a bank जो yes बैंक की जैसी सिचुएशन में है and still at the stage where the bank is still getting out of troubled waters, तो CASA होना बहुत ज्यादा जरूरी है. But again, जैसे मैंने आपको बताया, अब 30.9% का कासा है टोटल डिपॉजिट. अब अच्छा खराब है कैसे पता चलेगा? वी विल फर्स्ट सी इट बाय सीइंग द ग्रोथ. आप देखोगे मार्च 2023 में इनका कासा रेशियो था 30.8%. फिर दिसंबर 2023 में गिर के हो गया 29.7%. अब बढ़ के हो गया 30.9%. तो अगर मैं मार्च 2023 से कंपेयर करूंगा तो 30.8% से 30.9% हो गया, मतलब 0.1% बढ़ गया है. सो इन दिस एरिया डेफिनेटली दे हैव अ मेजर स्कोप टू इंक्रीज. अब रही बात उनके एमडी की, उनके सीईओ की, विच इज प्रशांत कुमार. उन्होंने बोला है कि येस बैंक के टारगेट्स क्या हैं, दैट दे वांट टू मेक श्योर बाय 2025 उनकी लोन बुक इंक्रीजेस बाय 17% एंड की डिपॉजिट्स इंक्रीज बाय 18.5%. अब ये मैनेजमेंट बोल रही है, शुड वी टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट? टारगेट्स डेफिनेटली एम्बिशियस हैं, बट मैनेजमेंट ने जो अभी तक बोला है ना, मोर और लेस दे आर डूइंग दैट ओनली. So I don't think we should doubt these targets very much. Balance sheet highlights. अब सर ये आप सबने बैलेंस शीट खोल दिया. सबसे पहले आप देखोगे इनके एडवांसेस आज स्टैंड कर रहे हैं एट 2,27,799 करोड़ एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ऑफ 12.1%. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 4.7%. इट इज गुड. अगेन एडवांसेस देखो कोई भी बैंक बढ़ाता है, बट जरूरी क्या है कि एसेट क्वालिटी बैंक की अच्छी हो, बैंक अच्छे तरीके से लोन्स दे जिनसे लोन्स वापस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हाई हो. लुकिंग कि इनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नीचे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी बोलती है कि इनकी एसेट क्वालिटी बेटर हो गई है एंड एडवांसेस बढ़ रहे हैं, सो इट इज अ गुड साइन. उसके बाद डिपॉजिट्स तो हमने कवर कर दिया. अब टोटल एसेट्स की बात करो, येस बैंक की बैलेंस शीट हैज क्रॉस्ड 4 लाख करोड़. So this itself is a scope of celebration for all the investors. Like and subscribe. ये point मैंने यहाँ डाल दिया था because जैसे मैंने आपको बताया, as a channel now we are struggling at this stage and we want to come out even stronger. That is why we are reaching out to you. अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है, please like the video, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that आप हमारी कोई videos मिस ना करो. And trust me, गोयला उसकी टीम ना आपको सिर्फ क्वालिटी देने में यकीन करती है. आपकी स्टॉक मार्केट दिक्कत, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिक्कत, वो पूरा पोर्टफोलियो गोयला आपका बना देगा. राइट माइंडसेट वो भी आपका पूरा बन जाएगा. जस्ट बी श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो, कंटिन्यू टू सपोर्ट अस. दिस रियली इंकरेजेस अ लॉट. एक्सपेंशन ऑफ आरओए. आरओए मतलब रिटर्न ऑफ एसेट्स. अब किसी भी बैंक के पास या कंपनी के पास एसेट्स भरे हुए हैं, कैश है, इक्विपमेंट है, लेबर फोर्स है, व्हाटएवर, उनसे बेस्ट रिटर्न निकालना. अब यस बैंक के लिए बड़ा जरूरी है. दे कांट इन्वेस्ट इन मोर थिंग्स, तो जो अभी हाथ में है तो उससे बेस्ट निकालते हैं. यस बैंक का आरओए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया 2.5%. अब यू माइट थिंक 0.5% क्या मजाक कर रहे हो क्या? बट सीइंग यस बैंक एंड सीइंग द ग्रोथ इंप्रेसिव है. इनको आप डिनाई नहीं कर सकते. अब यार थोड़ा और मैं आपको डिग इन डीप कराने वाला हूँ. अब होस्ट आपको लगे कि शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है जानने की या क्या फर्क पड़ता है, बट फॉर मी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करना चाहिए यस बैंक में ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ही जरूरी है. और मुश्किल कुछ है ही नहीं. मुश्किल होती तो बात कुछ होती, ये तो मुश्किल भी नहीं. अब बेसिकली अगेन मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में जा रहा हूँ. जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा था, यस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर 122% बढ़ गई है. बट ये इतना क्लीन नहीं है बिकॉज इस प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहला टैक्स से रिसीवेबल्स आए थे, वो है. दूसरा सिक्योरिटी रिसीट्स आई थी एंड आर्क से कॉम्पेंसेशन आया था. अब सिक्योरिटी रिसीट्स मतलब एसआर और आर्क एआरसी, इन दोनों को समझते हैं. अब सिक्योरिटी रिसीट्स की बात करते हैं. एक बैंक क्या होता है? बैंक के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं. एसेट्स क्या होते हैं? जिन लोगों को बैंक ने लोन दे रखा है. अब सपोज बैंक ने एक कंपनी को लोन दे रखा है ना. अब बैंक को क्या है कि पैसा बहुत जल्दी वापस चाहिए, बट कंपनी के लोन का टेन्योर तो लंबा है, तो कंपनी जल्दी तो वापस करेगी नहीं, या फिर वो कंपनी पैसे लौटा ही नहीं रही है और बैंक के पास ना टाइम एनर्जी है ही नहीं या इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि उस कंपनी से अपने लोन के पैसे वापस ले. होता है वो नहीं है. तो बैंक क्या करता है? ऐसे एसेट्स, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स इनको बोलते हैं, उनको किसी और बैंक को बेच देता है. ऑफ कोर्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट,
उस बैंक का फायदा क्या होता है, उनको भी लोअर इंटरेस्ट मिल जाता है, उनका एफर्ट ज्यादा लगता है, तो ऐसे डिस्ट्रेस एसेट्स बहुत बिकते हैं। अब ऑफ कोर्स व्हेन यस बैंक सिचुएशन में है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, एसआर तो बेचने पड़ेंगे ही। तो बहुत सिक्योरिटी रिसीट्स बेची गई हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट हो गया है, विच ऑल्सो इज अ वन टाइम थिंग। या हर बार वी कांट एक्सपेक्ट कि इतने एसआर बेचे जाएंगे। दूसरी चीज आती है आर्क। अब आर्क क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब जब भी कोई कंपनी बहुत डेट में या फंसी हुई एकदम फूटी पड़ी है, तो आर्क जैसी कंपनी क्या करती है, आपका ना फैला हुआ रहता है, पहले पूरा समेटती है, आपके डेटर इकट्ठे करेंगे, बोलेंगे अच्छा ये डेटर है, वो डेटर है, इन सबको पैसे देने हैं, इसको इतने टाइम में पैसे देना है, इसको इतने इंटरेस्ट में पैसे देना है। फिर उन डेटर से रीनेगोशिएशन होता है। आर्क उनके पास जाएगा, उन कंपनीज को बोलेगा देखो यार सर यस बैंक की हालत खराब है, आप अपना लोन पीरियड लंबा करो, या सर पैसे को आप माफ कर दो और पैसे के अलावा हम आपको कुछ और देते हैं, या सर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दो, सर आप ये ले लो वो मत करो। तो जस्ट टू मेक श्योर कि जितना कंपनी को लेस से लेस इंपैक्ट आए, वो आर्क का काम होता है। तो अभी एज ऑफ नाउ देखोगे यस बैंक का टैक्स पे रिसीट्स मिली है, एसआर से रिसीट्स मिली है, आर्क से रिसीट्स मिली है, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ गई है। बट ये बैंक बड़ा स्मार्ट है इसमें, बिकॉज यस बैंक बहुत प्रूडेंटली अपने प्रॉफिट्स यूज कर रहा है। ये नहीं कि प्रॉफिट उड़ा दिए, बहुत प्रूडेंटली यूज कर रहा है। एंड अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रूडेंटली यूज कर रहा है। और पहले मैं बोला था कि इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम है कि प्रोविजन क्यों नहीं मेंटेन कर रहा, प्रोविजन कम क्यों दे रहा है, बिकॉज दिस बैंक इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और ये सब आता है इनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट से। अब एक बार इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इनके पास 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बैंक में सबसे बड़ा इशू यही था दैट अंडर मिस्टर राणा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारी पावर उनके अंडर थी। दैट्स व्हाई यस बैंक ने बहुत वो हैवी और रिस्की लोन्स दे दिए थे, व्हिच अनफॉर्चुनेटली डिडंट टर्न आउट टू बी दैट वेल। इसलिए यस बैंक इस सिचुएशन में पहुंच गया। इफ दोस लोन्स वर्कड आउट टू बी वेल, यस बैंक तो शायद could have reached one of the top banks in our country, उस लेवल पे चला जाता, राइट। तो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जहां पे ये डायरेक्टर्स डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, ना कि कोई मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड है। ये एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में और बस कंपनी को विजन देते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना मस्ट है। एंड 3 विमेन डायरेक्टर्स है। जैसा आप देख सकते हो डायरेक्टर्स का ना एक हेल्दी मिक्स है, विच इज अगेन शोकेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बैंक। किसी भी छोटी कंपनी, जो कंपनी एकदम फंसी हुई है, वो बताओ निकालती कौन है, मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट सीम्स टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर। चेंजेस इन बैलेंस शीट। अब अगेन इसमें आप देखोगे ना बड़ा बैंक का ट्रेंड चल रहा है जो यस बैंक ने फॉलो कर रहा है। ये आईसीआईसीआई बैंक ने फॉलो किया था, कॉर्पोरेट बैंक से रिटेल बैंकिंग में आ गए, कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है। एचडीएफसी में भी ये ट्रेंड हो रहा है, आईडीएफसी में भी ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। यस बैंक इज फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, जो मुझे आगे जाके लगता है कि शायद जो बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग कर रहा है ना, उन बैंक से बहुत ही बड़ा मार्केट खुल जाएगा, बिकॉज बाकी सारे बैंक तो वहां से फोकस बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। अब रिटेल बैंकिंग का फायदा क्या होता है कि देखो यार, इसमें ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स होते हैं, ग्रैन्युलर लोन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे आप पे डिपॉजिट आएंगे, छोटे छोटे आप लोन्स दोगे, आपका ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं होता। और बिकॉज ये छोटे लोन्स होते हैं, रिकवरी भी आसान होती है। आपका जो चेकिंग स्टेटस होता है आईटीआर का, उसका प्रोटोकॉल्स का, वो उनको कैरी आउट करना भी ज्यादा इजियर होता है, प्रैक्टिकल होता है, आपको फी बेस्ड इनकम मिल जाती है। तो दिस इज द सिचुएशन। एंड यस बैंक सेम सिचुएशन जा रहा है, जहां पे दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट मोर इनटू रिटेल, व्हिच इज अ मच सेफर बैंक। इसलिए आप यहां देखते हो एडवांसेस मिक्स भी आप देखोगे तो कैसे चेंज हुआ है, जहां पे FY22 में रिटेल एंड एसएमई एडवांसेस थे 49%, अब हो गए 62%। मतलब एडवांसेस ज्यादा लोन किसको दे रहे हैं, ये रिटेलर्स को, एसएमईज को। उसके बाद डिपॉजिट में बात करेंगे, FY22 में इनकी रिटेल डिपॉजिट 48%, अब हो गए 53%। इनकम की बात कर लीजिए, पहले रिटेल से इनकम थी 41%, अब हो गई है 51%। तो ये एक बहुत क्लियर शिफ्ट बैंक में दिख रहा है। और अगर मैं हिस्ट्री को देखूंगा ना, तो जिन भी बैंक ने रिटेल में काफी सक्सेसफुली शिफ्ट कर लिया है, those banks have always done well, ICICI being the number one example for that. As a matter of fact, even IDFC Bank, when it started, जब उनका merger हुआ था in 2018, उसके बाद जो उनका गाइडेंस 1 था, जो IDFC मैनेजमेंट दिया था, वो किसका था कि हम रिटेल बैंकिंग में जाएंगे, और देखो उनका शेयर सर गाइडेंस 1 में कहां से कहां पहुंच गया था। सो हिस्ट्री को देखूं तो दिस इज अ गुड साइन एंड बैंक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। और एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ऑफ जय बालाजी इंडस्ट्रीज। ये कंपनी एक साल में 1900% ऊपर चली गई, मतलब 1 रुपए डालते तो वो हो जाता है 1 साल बाद 19 लाख रुपए, उस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। एंड पूरी केस स्टडी इसमें बनाई है कि कैसे जय बालाजी ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर पाए, कैसे हम, क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये कंपनीज होती हैं जो एकदम डंप से ऊपर चली जाती है ना, उनमें क्या फैक्टर होते हैं, क्या देखना होता है। वो केस स्टडी थोड़ी इन डेप्थ होगी, थोड़ा टाइम भी लगेगा उसको बनाने में, बट अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जय बालाजी वीडियो लिख सकते हो या फिर जेबी वीडियो लिख सकते हो। और गोयला की टीम के पास अगर 200 कमेंट जेबी वीडियो के आ गए तो दोस्त आपका इशारा समझ जाएंगे, वीडियो आ जाएगी। ग्रोथ इन क्रेडिट कार्ड्स। अब ये तो देखो नोन फैक्ट है कि यार क्रेडिट कार्ड फॉर अ बैंक एक्सीलेंट बिजनेस टू बी इन। आइए अब एज यू कैन सी हियर, इनका क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंड है ना, इट इज द हाईएस्ट एवर ऑफ 7,571।
इनका क्रेडिट कार्ड का बुक साइज अगेन द हाईएस्ट एवर ऑफ 5530 है। बुक की जो ग्रोथ हुई है वो 51.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड की ग्रोथ हुई है वो 62.0% ईयर ऑन ईयर से ग्रोथ की है। एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर येस बैंक। एंड इतना नहीं है यार, बहुत लोग ना येस बैंक को थोड़ा वो कहते हैं बेकार स्टॉक अरे सस्ती कंपनी, बट द फैक्ट इज एक बार आप ये पढ़ो उस कंपनी के बारे में, ठीक है। मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बता रहा हूँ। 1 in 3 डिजिटल पेमेंट्स इज थ्रू येस बैंक। ये है नंबर 1 बैंक इन यूपीआई पेमेंट। 28.8% मार्केट शेयर येस बैंक का है। एंड जो भी इनकी यूपीआई ट्रांजैक्शन है ना, दे कम विद 99.8% सक्सेस रेट। दूसरा बात करते हैं एनईएफटी की। एनईएफटी का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी येस बैंक सेकंड रैंक में आता है विद 98.7% सक्सेस रेट एंड 8% मार्केट शेयर। लेकिन 99% क्रेडिट कार्ड्स डिजिटली सोर्स होते हैं। इनका एक रिटेल सुपर ऐप बन गया है जहां पे हर चीज आप यूज करते हो। 96% इंडिविजुअल अकाउंट्स आर सोर्स डिजिटली। 90% एलिजिबल करंट अकाउंट आर सोर्स्ड डिजिटली। तो ये आपको ये भी दिखा रहा है कि ये बैंक ना टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर रहा है। वन थिंग, जैसे मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है, जो मुझे इतनी पावरफुल स्टेटमेंट लगती है। एचडीएफसी बैंक बोलते हैं कि वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी दैट हैपेंस टू बी इन बैंकिंग। एंड दिस इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट कि एक कंपनी टेक्नोलॉजी को फोर फ्रंट में रख रही है। एंड ट्रस्ट मी, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए इजी नहीं होता टू चेंज देयर माइंडसेट, टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, टू गो इनटू दिस। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टू गो इनटू दिस एंड दिस बैंक इज टेकिंग अ डिफिकल्ट कॉल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सक्सेस उनको दिख रही है इसमें। इसके बाद ये बैंक की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं टू इंप्रूव, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सबसे पहला ये रिटेल एसेट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब वही रिटेल को और डालना चाहते हैं, एसएमई मिड मार्केट में और जाना चाहते हैं। ब्रांच यूटिलाइजेशन, दे वांट देयर ब्रांच शुड बी द कोर ऑफ ऑल द ऑपरेशंस। इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद ये चाह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस की कैपेबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, विच अगेन ट्रस्ट मी इट इज saying something। उसके बाद दे वांट टू गो इनटू क्रॉस सेलिंग, कि अगर आपके पास येस बैंक अकाउंट है तो आपको सर वो येस बैंक की सिक्योरिटीज भी ऑफर करना चाहेंगे। वो बोलेंगे सर अब येस बैंक की ये सर्विस लीजिए, वो सर्विस लीजिए, ये सर्विस लीजिए, सो दैट कस्टमर के लिए इट्स अ विन-विन सिचुएशन, बैंक के लिए भी इट्स अ विन-विन सिचुएशन। एंड द बैंक डज नॉट नीड टू गो एंड फाइंड डिफरेंट कस्टमर्स। उनको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। जो डिपॉजिट ऑलरेडी हैं, एसेट क्वालिटी तो डिसेंट दिखाई रहा है, एनपी हम देखें, उनको ये क्रॉस सेल करेंगे। अब मैनेजमेंट क्या टारगेट रखी है अपने लिए वो देख लेते हैं। देखो यार, अब इसमें ना मैनेजमेंट ने बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं बताया कि हम ये कर दिखाएंगे वो कर दिखाएंगे। अब yes, it can be their strategy that they want to underplay things, they do not want to overpromise, and underplaying for management is always better as in for an investor। क्योंकि जब एक मैनेजमेंट होती है हम तो बस इतना ही कर लेंगे और कंपनी इतना कर लेती है, अच्छा तो भाई स्टॉक भाग जाता है, इन्वेस्टर बड़े खुश जाते हैं, राइट। बट ज्यादा अंडरप्ले करना भी अच्छा नहीं, बिकॉज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है, समझ ही नहीं आता है इन्वेस्टर को, राइट। और जो एक्चुअल इन्वेस्टर है कंपनी में वो कभी कंपनी से अटैच ही नहीं हो पाते। सो एक मैनेजमेंट को अगेन इट्स अ आर्ट, यू हैव टू डिसाइड मैनेजमेंट किस टाइप की है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने ज्यादा एग्रेसिव टारगेट्स नहीं लिए। सबसे पहली चीज वो बोल रहे हैं कि देखो उनका टारगेट ये है कि मीडियम टर्म में रिटर्न ऑन एसेट्स 0.5% हो गया है, दे वांट टू पुश इट अप टू 1%। हो गया तो इट इज ग्रेट, बट बस ये बोला है शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो हो सकता है दैट दिस कैन बी डन टिल 2025 ऑल्सो, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है टू कम डाउन टू टाइटर कंट्रोल ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। मतलब कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है, बैंक को कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इनकम कितनी आ रही है, सिंपल। बैंक क्या चाहता है, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और बढ़ाए, वही चीज ROA रिटर्न ऑन एसेट्स, अपने एसेट्स को बेटर यूटिलाइज करे टू गेट दैट बेटर रिटर्न। और ये बैंक की अगेन सब मैनेजमेंट और ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है, हाउ विल दे टेक दिस फॉरवर्ड। एंड इस पे भी डिपेंड करेगा कि ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री किस लेवल पर है। अगर आप ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री को देखोगे ना, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म इट कैन गेट डिफिकल्ट, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हाँ मुझे पता है आप सोच रहे हो कि बट गोयला पहले जब यूएस में इन्फ्लेशन हो रहा था, आर कंट्री वाज डूइंग वेल, आर बैंकिंग सिस्टम डूइंग वेल, इंडिया पुश थ्रू 2023, जबकि यूएस की हालत खराब हुई थी 22-23 में, हमने तो पूरा खींचा है। अब जब सिचुएशन बेटर है, मूडीज ने अच्छी रिपोर्ट दी इंडिया पे, S&P ने इंडिया पे अच्छी रिपोर्ट दी है, सब ने इंडियन इकोनॉमी पे अच्छी रिपोर्ट दी है और फोकास्ट इंडियन इकोनॉमी का बढ़ा दिया है। पहले अगर बोलते 5% बढ़ेगा, अब बोल रहे हैं कि 5.8% बढ़ेगा, मतलब फोकास्ट बढ़ा दिया। और कभी भी इकोनॉमी पे ग्रोथ में फोकस बढ़ा है, बैंकिंग सेक्टर तो बेनिफिट करेगा ही करेगा, वो तो कोर है ऑफ एवरीथिंग, राइट। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर मी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दिस बैंकिंग सेक्टर। सो यस, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इज स्ट्रांग, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म देयर कैन बी अ स्ट्रगल, ठीक है। अगेन मैं आपको अपना ओपिनियन वीडियो के एंड तक दूंगा। वीडियो अभी तक देखते रहो और अभी देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी रियली नीड योर कंटिन्यूड सपोर्ट कि भाई हम आपको ऐसी क्वालिटी, ऐसी वीडियोस डिलीवर करते रहे। वैल्यूएशन बात करोगे तो देखो यार, ये है वैल्यूएशंस और हाँ मतलब ज्यादा है,
देन नॉर्मल तो डेफिनेटली ज्यादा है ही है। ये है बैंक का पूरा टेक्निकल चार्ट और आप देखते हो कि सपोर्ट मेंटेन कर रहा है एंड प्रोबेबिलिटी यही है दैट इट शुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू मेंटेन दैट सपोर्ट। अब फाइनली आता है मेरा ओपिनियन। यस बैंक अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सोच रहा है ना, प्रोबेबिलिटी अच्छी है फॉर दिस बैंक टू डू वेल। अगेन मैं क्यों बता रहा हूँ, आई डोंट हैव, मैं ज्यादा क्वांटिटेटिव डेटा आपको दे नहीं पाऊंगा ना नंबर्स बैकअप कर पाऊंगा और स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है। व्हाई? बिकॉज कि अभी इतनी ग्रोथ ऑन पेपर दिख नहीं रही है और इट हैज टू बी मच बेटर, बट मैनेजमेंट इज गुड और अच्छा काम कर रही है यार। एंड मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है राइट कि मैनेजमेंट अच्छा कर रही है। एंड आई जेन्युइनली सी कि यस बैंक इन द लॉन्ग रन, ऐसे लॉन्ग रन आई मीन 3-4 सालों में, मैं ये छोटे टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यस बैंक हैज अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग वेल। सेइंग दिस दे विल हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू फेस। इसको ये मत सोचना कि सब क्लीन है, अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं दैट यस बैंक नीड्स टू टेक केयर ऑफ। दे आर फेसिंग अ stringent competition of the entire banking industry and that's why I would invest for the longer period of time if I would invest. Short to medium term अगर कोई करना चाहता है तो I would strongly recommend please आप सिर्फ technicals को ही follow करिए because fundamentals are everywhere. It's no clear direction कि short to medium term कहाँ जाएगा। As a matter of fact short to medium term में अगर मैं probability देखूँ ना, fundamentals को देखे इतना ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग विल आई इन्वेस्ट इन हियर? नो। क्यों? बिकॉज अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो आपको पता है मेरा जर्नी स्टांस क्या आता है। सबसे पहली चीज तो इन माय पोर्टफोलियो ना बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर बहुत हो चुका है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू बैंकिंग सेक्टर मोर। आई हैव HDFC, आई हैव IDFC, आई हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई हैव बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। मुझे और अब बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना है, तो दैट इज वाई एक मेरा रीजन ये है। दूसरा मेरा रीजन ये कि मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा व्हेन नंबर्स शो मी द थिंग, ठीक है। जब मुझे दिखेगी बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, जब मुझे दिख रहा है 2-3 क्वार्टर से बैंक क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा कर रहा है एंड ऑल द मैट्रिक्स, तब मैं जाके इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। अब यू माइट से कि क्या पॉइंट है, तब तक तो प्राइस वो 18-20 रुपए से हो जाएगी 200-300 तक, तो मैं 200-300 में ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगेन गोयला का ओपिनियन क्या है और ये मेरा स्टैंड है और यही मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। नेवर जज अ शेयर ऑन इट्स शेयर प्राइस। अगर शेयर 18 रुपए का हो या 5000 का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क क्या पड़ता है, मेरी जेब में पैसे आने चाहिए, मुझे प्रॉफिट कमाना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं 1 क्वांटिटी लूं या 2000 क्वांटिटी लूं, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी जेब में पैसे आने चाहिए और मैं तब वहां इन्वेस्ट करता हूं where the probability of getting returns is higher। और वो प्रोबेबिलिटी हायर कब होती है, जब नंबर्स हैव टू बैक अप फॉर इट। बड़े मेरा ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बता दो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.